और इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर्स जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते थे। कौन सी खबर आज रहेगी खास और किस पर दिन भर रहेगी नेटवर्क 10 की नजर, ये तमाम खबरों को विस्तार से इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हमारे रिपोर्टर्स। तो चलिए रुख करते हैं रिपोर्टर्स की ओर, जहां चंडीगढ़ से हमारे साथ ईशा ठाकुर हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं उत्पल सेन गुप्ता। पहले चंडीगढ़ की ओर रुख कर लेते हैं। ईशा, क्या कुछ खास आज खबरों के लिहाज से पंजाब हरियाणा में? जी बिल्कुल सीमा, पहले मैं सबसे पहले तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। मैं सीएम रेजिडेंस में मौजूद हूँ। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो सीएम आवास है वहाँ पर जो पुलिस प्रबंध है, किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो सुरक्षा बल है ये सीएम आवास के पास लगाया गया है। वो इसलिए क्योंकि जो किसान हैं उनकी तरफ से आज प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है। ट्रैक्टर मार्च की मोहाली से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और कूच किया जाएगा चंडीगढ़ की तरफ। अपनी मांगों को लेकर आज किसान कूच करने वाले हैं पूरे पंजाब भर से। और यहाँ पर इस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का सीएम आवास है और इनकी तरफ से आज जिस तरीके से प्रदर्शन की कॉल यहाँ पर किसानों ने की है उसके मद्देनज़र बैठक यहाँ पर किसान जत्थेबंदियों की बुलाई गई है। हालांकि अभी 5 नुमाइंदों को यहाँ पर बुलाया गया है। इंतज़ार किया जा रहा है किसान नुमाइंदों का। हालांकि 10:30 बजे का समय तय किया गया था, लेकिन अभी तक जो किसान जत्थेबंदियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँची नहीं हैं। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से पूरी सुरक्षा के यहाँ पर कड़े इंतजामात किए गए हैं कि अगर यहाँ पर बात नहीं बनती है मुख्यमंत्री के साथ किसान जत्थेबंदियों की, और किसान अगर कूच करते हैं पंजाब से मोहाली में, क्योंकि उन्होंने इकट्ठे होना है और 11 बजे कूच करना है, ट्रैक्टर मार्च निकालना है, तो ऐसे में यहाँ पर पुख्ता इंतजामात किया जा सके। किसानों का कहना है कि उनकी तरफ से पक्का मोर्चा यहाँ पर लगाया जाएगा। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस के जवानों को जो यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। ये मुख्य खबर आज सीमा यहाँ की रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें श्रोमणी अकाली दल के जो वरिष्ठ नेता हैं बिक्रम सिंह मजीठिया, उनकी तरफ से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है और उन्होंने जमानत की याचिका हाईकोर्ट में दायर की है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने रुख किया था। वहां पर जो ड्रग्स का मामला उनके खिलाफ कांग्रेस सरकार में दायर हुआ था उसको लेकर उन्होंने खारिज करने की मांग की थी। तो ऐसे में जो उनकी याचिका थी उसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत दी थी कि बिक्रम मजीठिया अगर इस मामले को खारिज करना चाहते हैं या जमानत चाहते हैं तो वो हाईकोर्ट का रुख करें। बिक्रम सिंह मजीठिया पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री, माफ कीजिएगा, बड़ी जो श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन का यहाँ पर जब सरकार यहाँ पर थी उस दौरान वो मंत्री भी रहे थे और एक दिग्गज नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। लेकिन इस वक्त वो जेल में बंद हैं ड्रग्स मामले में, और ड्रग्स एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पंजाब का। तो ऐसे में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का उन्होंने रुख किया है और माना भी ये जा रहा है कि हाईकोर्ट के डबल बेंच में इसी हफ्ते कभी भी उसमें सुनवाई हो सकती है। बहरहाल देखना ये भी होगा कि हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी क्या उन्हें किसी तरीके की राहत मिल सकती है या नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें श्रोमणी अकाली दल की, तो शिरोमणि अकाली दल जो कि पंजाब की परंपरागत पार्टी है, लेकिन चुनाव में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा एक पंथक पार्टी को, ऐसे में उसके भविष्य पर भी कई सवाल खड़े हो चुके हैं। तो ऐसे में कई उम्मीदें यहां पर शिरोमणि अकाली दल से जुड़े नेताओं की भी है कि बिक्रम मजीठिया को जमानत मिलती है या नहीं। तीसरी बड़ी खबर की अगर बात करें, जिस तरीके से पाकिस्तान का लिंक सामने आया था, मोहाली स्थित पंजाब इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर जो हमला हुआ था रॉकेट से, उसको लेकर जो मुख्य आरोपी हैं अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और इस पूरे मामले में एनआईए की तरफ से भी जांच की जा रही है। अभी भी पंजाब को हाई अलर्ट पे रखा गया है। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि इतना बड़ा अंजाम जिस तरीके से यहाँ पर दिया गया, आतंकी हमला किया गया मोहाली में, तो ऐसे में क्या जो पंजाब पुलिस है जल्द जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर पाती है या नहीं। जी बिल्कुल ईशा, और आपकी ओर रुख करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अभी छत्तीसगढ़ की ओर, जहां पर हमारे संवाददाता उत्पल सेन गुप्ता बने हुए हैं। उत्पल, क्या कुछ खास आज छत्तीसगढ़ में खबरों के लिहाज से? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ प्रदेश से जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो राजधानी रायपुर से निकल के आ रही है। वैसे राजधानी रायपुर में बीते रात एक व्यापारी से 9 लुटेरों ने 50 लाख रुपए की लूट कर डाली, जिसके बाद पुलिस के हाथ अब सुबह तक खाली है। दरअसल बीती रात करीब 10 बजे रायपुर के डूमरपारा स्थित मिंटू पब्लिक स्कूल
के पास करीब 6 बाइक से 9 लुटेरे आए और व्यापारी के पास से 50 लाख चले गए, जिसके बाद व्यापारी ने अपने बेटे को फोन कर मौके पर बुलाया, जिसके पास उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, निजी अस्पताल, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी जो स्थिति है वो संपन्न बनी हुई है, ठीक है फिलहाल, लेकिन पूरे मामले में पुलिस की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल वो जो 50 लाख का बैग है वो अपने मोपेड से जा रहे थे, अब फुटरेज पे रखे हुए थे। कैसे लुटेरों को पता चला, ये सोचनीय विषय है, जिससे पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। बहरहाल आज मामले में फिलहाल खुलासा जल्द से जल्द होने की बात पुलिस के द्वारा कही जा रही है, मगर कब तक खुलासा होगा, रात भर बीत चुका है, पुलिस के हाथ अभी खाली है, पुलिस अपने हिसाब से जांच कर रही है। फिलहाल कुछ ही बोलने के मूड में पुलिस से दिखाई नहीं दे रही है। वही दूसरी बड़ी खबर की अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ प्रदेश में, तो मानसून को लेकर हमारी बड़ी खबर है कि 25 मई से लेके 2 जून तक जो नौतप्पा का समय है उसे प्री मानसून की बात मौसम वैज्ञानिकों द्वारा कही जा रही है कि 27 तक केरल में मानसून पहुंच जाएगा, जिसके 10 से 17 दिन में जो मानसून होती है वो छत्तीसगढ़ पहुंच जाती है। इस बार थोड़ी पहले पहुंच सकती है, क्योंकि केरल में जो मानसून है वो पहले पहुंच रहा है, जिसे देखते हुए कही जा रही है कि 27 से 25 मई से जो 2 जून के प्री मानसून हो सकता है, जो कि नौतप्पा के समय है, जिससे लोगों को फिलहाल राहत मिलेगी। फिलहाल आसानी तूफान का जो असर है वो प्रदेश में खत्म हो चुका है। काफी जो बारिश, अधड़ और तूफान चल रही थी, इससे लोगों को फिलहाल थोड़ी सी राहत मिली थी, मगर अभी फिर 45 डिग्री हो चुकी है और लोगों को लू के थपेड़ों का सामना प्रदेश में करना पड़ रहा है। सीमा, बिल्कुल। और देखिए छत्तीसगढ़ में अगर सीएम के कार्यक्रम की बात की जाए तो आज कुछ खास कार्यक्रम सीएम के हो यहाँ पर? जी बिल्कुल, सीएम के फिलहाल अभी प्रदेश में कार्यक्रम जो है कल से शुरुआत होंगे। कल से वो एक बार फिर दौरे पर जाएंगे। अभी जो चिंतन शिविर है उदयपुर में खत्म हुआ है, उसके बाद वो फिर रायपुर प्रस्थान कर चुके हैं, जिसके बाद अभी 18 तारीख से उनका फिर से विधानसभा, सुकमा विधानसभा से उनके दौरे कार्यक्रम शुरू होंगे और ताबड़तोड़ भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो। जैसे पिछली बार भी हर विधानसभा में जाकर हर विधानसभा के 3 गांव जाते थे, हर विधानसभा में 1.5 से 2 घंटे का समय व्यतीत करते थे और भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जो भी उन पर अधिकारियों की शिकायतें आती थी उन पर वो कार्रवाई करते थे, निलंबन की कार्रवाई करते थे, जिससे काफी हर्ष का माहौल ग्रामीणों में था। तो उसी को देखते हुए ये कार्यक्रम फिर से कल से शुरुआत होगी। अभी 13 तारीख से 17 तारीख तक वो अल्प विश्राम पर थे, जिसके दौरान वो चिंतन शिविर में 3 दिन का समय उनका आरक्षित था, जिसके बाद एक बार कल फिर से 18 से उनका कार्यक्रम शुरू होगा। जी चलिए, उत्पल आपके पास वापस लौटूंगे, एक बार फिर से चंडीगढ़ की ओर रुख करते हैं और ईशा ठाकुर लगातार हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। ईशा, किस तरह का माहौल इस वक्त वहां देखने को मिल रहा है? सुरक्षा व्यवस्था आपने दिखाई और इस सबको लेकर अगर किसानों की बात कर ली जाए तो किसान कब तक यहाँ पर पहुंच सकते हैं? ईशा, जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं, क्योंकि 10:30 बजे का समय तय किया गया था। अभी तक जो किसान जथेबंदियां हैं वो पहुंची नहीं है। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त जो किसान नेता हैं वो यहां पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि 11 बजे का समय तय है जब मोहाली से जो किसान है वो कूच करेंगे अपनी मांगों को लेकर। किसानों का यहाँ पर मुख्य तौर से कहना है कि जिस तरीके से जो किसान हैं उन पर जो बैंक से वो कर्जा लेते हैं, अगर कर्जा उनकी तरफ से लिया जाता है उसकी अदायगी नहीं करने पर जो बैंक है उनकी तरफ से उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है और मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा बिजली की जिस तरीके से इस वक्त कटौती चल रही है और 10 जून से धान की रुपाई होनी है, उसके लिए पर्याप्त बिजली मुहैया करवाने और मूंग की दाल और मक्का को लेकर जो MSP तय हुई है उसको लेकर नोटिफिकेशन जारी करें, ये तमाम ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर जो किसान हैं उनका कहना है कि 10 दिन की मोहलत दी गई थी मुख्यमंत्री पंजाब की तरफ से कि उन मांगों को माना जाएगा, लेकिन माना नहीं गया है। अभी इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है कि किसान जथेबंदियां कम से कम 5 नुमाइंदे मुख्यमंत्री आवास पर आ सकते हैं। और हलचल एक बार फिर से सीमा आपको दिखाना चाहेंगे मुख्यमंत्री आवास की। मेरी बाईं तरफ आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास, जहां पर जो सिक्योरिटी है उसे टाइट कर दिया गया है और कभी भी जथेबंदियां यहां पर पहुंच सकती है। यहाँ पर सुरक्षा इसलिए भी कड़ी कर दी गई है कि अगर जो किसान जथेबंदियां हैं और जो मुख्यमंत्री हैं उनके बीच अगर बात नहीं बन पाती है और किसान अगर कुछ भी करते हैं तो समय रहते जो स्थिति है उसे निपटा जा सके। तो ऐसे में यहाँ पर भी पुख्ता इंतजामात कर दिए गए। अब देखना ये भी होगा क्योंकि जी बिल्कुल ईशा, देखिए वक्त और स्थिति ऐसी है कि जब चुनाव का समय आता है तो सबसे पहले किसान ही ध्यान में आते हैं, महिलाएं ध्यान में आती हैं और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है जो वादे होते हैं अंत में उन्हीं पर ध्यान चला जाता है कि अब किसान ही सबसे ज्यादा परेशान होते चुनाव के बाद नजर आते हैं।
बिल्कुल सीमा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और नई सरकार है, कई वादे यहाँ पर किए गए थे और जो पंजाब की जनता है जी। उनकी तरफ से भी उन वादों पर विश्वास करके यहाँ पर बदलाव को तवज्जो देके आम आदमी पार्टी को मौका दिया गया। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पंजाब की जनता की अगर बात कर लीजिए, उनका कहना है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कहा था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो सत्ता में आते साथ ही जो 300 यूनिट फ्री बिजली है सभी को मुहैया करवाई जाएगी। हालांकि वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये ज़रूर कहा गया है 1 जुलाई से जो 300 यूनिट बिजली फ्री है वो दी जाएगी, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उनमें है कि आखिरकार वो जो यूनिट फ्री भी दी जाएगी वो किन्हें दी जाएगी। इसके अलावा ये भी वादा किया गया था कि जो भी किसान हैं जो प्रोटेस्ट में चल रहे हैं उनके सभी वादे पूरे किए जाएंगे, लेकिन अभी तक वादे पूरे नहीं हुए हैं। कर्जा कुर्की माफ़ करने की भी बात की गई थी। और इसके अलावा जो मुख्य मुद्दा था, क्योंकि महिलाओं का भी आपने जिक्र किया, यहाँ पर कहा गया था जैसे ही सत्ता में आते हैं आप सुप्रीमो की तरफ से वादा किया गया था कि 1000 रुपये 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं और युवतियों को दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उन वादों को पूरा नहीं किया गया है। हालांकि जो स्पीकर हैं आम आदमी पार्टी के कुलतार सिंह सधवा, उनका कहना है कि अभी पंजाब सरकार का खजाना खाली है, तो ऐसे में जब तक खजाना भर नहीं जाता है तब तक ये वादा भी पूरा नहीं किया जा सकता है। तो जिस तरीके से पहले जो पार्टियां यहाँ पर थी उनकी तरफ से जो सरकारें रही हैं पंजाब में, जिस तरीके के वादे उनकी तरफ से किए गए थे और पूरा नहीं किया गया, और यहाँ पर जो पंजाब की जनता है उनकी तरफ से बिल्कुल देखिए आम वादे पार्टी को बहुत तवज्जो सारे दी किए गई, गए। लेकिन अब कहीं ना देखने वाली कहीं बात जो होगी जिन जनता वादों है की वो बात सड़कों पर उतर आई है कि आप उन पार्टी वादे ने पूरे की थी, जिन वादों की बात यहाँ पर की गई थी, उन वादों का क्या होता है। और खास करके अभी परेशान किसान नजर आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतरते, पंजाब की सड़कों पर उतरते नजर आए। देखने वाली बात होगी किस तरीके से पंजाब सरकार उनकी मांगे मानती है या फिर टालती है। यहाँ वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी के पास वापस आएंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर्स लाइव के इस खास कार्यक्रम में। चलिए रुक करते हैं रिपोर्टर्स की ओर, जहां अब रुक करेंगे दिल्ली की ओर, जहां से हमारे संवाददाता गजेंद्र बने हुए। गजेंद्र, क्या कुछ खास आज दिल्ली में खबरों के लिहाज से? जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात कर ली जाए तो आज दिल्ली में गृह मंत्रालय में एक मीटिंग होने वाली है, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर के एलजी और डीजीपी भी शामिल होंगे। अगर बात करें तो अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से इस मीटिंग को किया गया है। अगर हम बात करें तो इस यात्रियों की जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखकर सिक्योरिटी का जो प्लान है उसको तैयार किया जा रहा है। गृह मंत्रालय में खुद अमित शाह इस मीटिंग का जायजा करेंगे और इस पूरी मीटिंग में वो देखेंगे कि किस तरीके से अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की जाएगी और इसके अंदर जो भी जरूरी निर्देश होंगे वो दिए जाएंगे। बता दें कि इस साल अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में 30 जून से शुरू होगी, जो 11 अगस्त तक चलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 मई को यानी कि आज दिल्ली में जम्मू कश्मीर की जो सुरक्षा को लेकर हाई लेवल रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं और ये बैठक जो है 11 बजे नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिंह, पुलिस महानिदेशक डीजीपी और सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसी के अलावा गृह मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। हम आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री ने फैसला लिया था कि अमरनाथ यात्रा की फुल प्रूफ सुरक्षा हम लोग देंगे। इसको देखते हुए आज ये मीटिंग रखी जा रही है। आपको ये भी बता दें कि इस मीटिंग के अंदर के जो सुरक्षा है वो किस तरीके की दी जाएगी। इसके अंदर जो सुरक्षा जो बल हैं उनकी तरफ से एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की भी तैयारी की जा रही है। साथ में जो यात्रा में इस्तेमाल गाड़ियां होंगी, जो सुरक्षा बल की गाड़ियां होंगी, उन गाड़ियों पे RF सेकंड का टैग लगाया जाएगा। साथ में जो श्रद्धालु हैं उन सबको भी एक कोड दिया जाएगा जिससे उनकी लोकेशन भी ट्रैक की जा सकेगी। आज ये हाई लेवल की मीटिंग आज 11 बजे नॉर्थ ब्लॉक में चल रही है। इसके ऊपर नजर बनी रहेगी। साथ में अगर बात कर ले तो दिल्ली में जो गर्मी है वो लगातार अपना सितम ढा रही है, लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से IMD ने कहा था, भारतीय मौसम विभाग ने कहा था कि दिल्ली में सोमवार और मंगलवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे और हवा भी चलेगी।
उसको देखते हुए दिल्ली वालों को कल कुछ राहत मिली थी, लेकिन आज आसमान साफ है और दिल्ली वालों को आज गर्मी से परेशान होना पड़ सकता है। अगर आज की बात कर ले तो दिल्ली में जो न्यूनतम तापमान है वो 30 डिग्री और अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक जाने की संभावना बताई गई है। और इसी के साथ अगर हम बात कर ले तो दिल्ली में अगर कोरोना की बात कर ले तो कोरोना में अब केस 500 से कम आते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कोरोना की रफ्तार धीमी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर 24 घंटे की बात करें तो 377 केस दिल्ली में दर्ज किए गए हैं और एक मौत का भी इसमें आंकड़ा दर्ज किया गया है। साथ में अगर बात करें तो 11,000 के लगभग टेस्टिंग की गई है, जिसमें से 377 मामले दिल्ली में सामने आए हैं। बिल्कुल गजेंद्र, आपके पास वापस आएंगे। अभी इसी बीच हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे संवाददाता भी बन गए हैं ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ खास आज उत्तराखंड में खबरों के लिहाज से रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की तरफ से आज एक निजी कंपनी द्वारा जो उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंस सेवा का जो फ्लैग ऑफ किया गया है, खासतौर पे देखें तो चार धाम क्षेत्रों में और अन्य अस्पतालों में इस एम्बुलेंस सेवा का जो लाभ है राज्य के नागरिकों को मिलेगा ही मिलेगा। जो बाहरी राज्यों से जो श्रद्धालु आ रहे हैं और ऐसे में चार धाम क्षेत्रों के लिए जा रहे हैं, इन क्षेत्रों में इस एम्बुलेंस सेवा का जो लाभ है वो मिलता हुआ नजर आएगा। आज मुख्यमंत्री ने 10:30 बजे इसे फ्लैग ऑफ किया है और इसका राज्य भर में जो कहीं ना कहीं उपलब्धता रहेगी, तमाम जगहों पे इसे कहीं ना कहीं रवाना किया गया है चारधाम क्षेत्रों के लिए। और वहाँ जो यात्री हैं उनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिहाज से इसका कामकाज जो है वो लिया जाएगा। दूसरी तरफ देखें तो आज शाम 7 बजे पूरे प्रदेश भर के जो नगर निगम हैं उनके मेयरों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक होने वाली है और ऐसे में ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इन मेयरों के साथ जो ये बैठक होगी नगर निगम की कार्यों को लेके कहीं ना कहीं एक लेखा जोखा होगा। तमाम विषयों पे जो चर्चाएं हैं वो मेयरों के साथ मुख्यमंत्री करने वाले हैं। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास में ये जो बैठक है वो रखी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री और पूरे प्रदेश भर के नगर निगम के जो मेयर हैं वो उपस्थित रहेंगे और नगर निगम के अंदर जो कामकाज चल रहे हैं, जो आगामी जो एजेंडा है, उन सभी विषयों पे जो वार्ता है वो भी की जाएगी। खासतौर पे देखा जाए तो इसके अलावा अगर हम देखें उत्तराखंड की बात करें तो 31 मई को उपचुनाव होने हैं चंपावत में, जिसमें कि भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें जिस तरीके से आज नामांकन का आखिरी दिन है, नाम वापसी का, यानी कि नाम वापसी का आखिरी दिन है। आज वो प्रत्याशी जिन्हें अपना नामांकन वापस लेना है वो वापस ले सकते हैं। और ऐसे में 31 मई को जो चंपावत में उपचुनाव होने हैं, ऐसे में हमने ये भी देखा किस तरीके से भाजपा की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री वहाँ चुनावी जो दौरे हैं वो करते हुए नजर आए। परसों और कल 2 दिनों तक वो चंपावत में रहे और ऐसे में चुनावी रैलियों को संबोधित भी किया। खासतौर पे देखें आज नाम वापसी का दिन है, भाजपा और कांग्रेस के सामने जो टक्कर है वो देखने को मिल रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं उपचुनाव जो है काफ़ी अहम है इस बार और पूरी जो भाजपा की कोशिश है उस चुनाव को जीतने की है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस चुनावी मैदान में है। इसके अलावा अगर हम देखें मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है और प्रदेश के 5 जिलों में अगर हम देखें चार धाम क्षेत्रों की कहीं ना कहीं बात की गई है। चार धाम में जिस तरीके से रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी का जो जिला आता है, इन क्षेत्रों में बारिश की जो संभावनाएं हैं, ओलावृष्टि की जो संभावनाएं हैं, तेज हवाओं के चलने की जो संभावनाएं हैं जाहिर की गई हैं। और हमने देखा भी कल भी जिस तरीके से जो चेतावनी जारी की गई थी, कल देर शाम जो है तेज हवाओं की वजह से जो पहाड़ी जिलों में कहीं ना कहीं बारिश का सिलसिला हुआ और जो बद्रीनाथ मार्ग है, यात्रा मार्ग है, वहाँ लैंडस्लाइड और पत्थर जो बुलडोजर कई जगह सड़कों पे पड़े और यात्रा जो प्रभावित हुआ है। हालांकि समय रहते प्रशासन ने इन सड़कों को खोलने का काम किया और यात्रा को पुनः संचालित करने की जो कवायद है वो शुरू की, लेकिन हमने देखा किस तरीके से मौसम की खराबी की वजह से यात्रियों को थोड़ी बहुत दिक्कतें जो हैं वो उठानी पड़ी। और आज भी इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय है और उसका असर उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में देखने को मिल रहा है। 5 जिलों में जो संभावनाएं हैं, आज शाम फिर से जो है तेज हवाओं के चलने की, बारिश के साथ ओलावृष्टि की वो बताई गई है। उत्तर
उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़। बागेश्वर और पिथौरागढ़ कुमाऊं का इलाका है और बाकी जो 3 जिले हैं ये चारधाम का क्षेत्र है, जिसमें कि हेमकुंड साहिब भी आता है और बाकी 4 धाम आते हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में जो यात्री हैं वो कहीं ना कहीं इन मौसम की बदलाव की वजह से प्रभावित हो सकते हैं, जो कि हमने कल भी देखा। इसके अलावा अगर हम देखें कांग्रेस की तरफ से भी उपचुनाव को लेके जो तैयारियां हैं उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष तमाम पदाधिकारी जो हैं वो मीटिंग के जरिए आगामी जो एजेंडा है चुनाव प्रचार का उसको कहीं ना कहीं तय करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी हमने देखा कि लगातार जो प्रत्याशी हैं वहाँ की कांग्रेस की लगातार जनता के बीच जा रही हैं और वोट की जो अपील है वो उनकी तरफ से की जा रही है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए उपचुनाव को लेके कांग्रेस भी पीछे नहीं है। पूरी जो जोर आजमाइश है कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है। और ऐसे में देखा जाए तो दूसरी तरफ जो राज्यसभा का चुनाव है 10 जून को होना है। राज्यसभा चुनाव को लेके जो एक सीट का जो चुनाव है उत्तराखंड के अंदर वो होना है और ऐसे में 47 की बहुमत वाली भाजपा पूर्ण आश्वस्त है, क्योंकि भाजपा की तरफ से ही कोई जो प्रत्याशी है वो चुन के जाना है, क्योंकि ये क्लियर है, क्योंकि 47 का जो बहुमत है वो भाजपा के पास है। ऐसे में जो पैनल है भाजपा की तरफ से 6 नामों का जो भेजा जाना था, लगभग समझिए कि तैयारी हो गया है। एक बैठक भाजपा के अंदर होनी है, जिसके बाद ये पैनल जो है वो केंद्रीय कमान को भेजी जानी है। और साफ तौर पे जो नाम है तकरीबन 6 से 7 नाम ऐसे हैं जो चर्चाओं में चल रहे हैं और कुल मिला के कहा जा सकता है कि 1 से 2 दिन के अंदर भाजपा इसे तय करके केंद्रीय कमान को भेज देगी। यानी कि चुनाव के लिहाज से एक तरफ उपचुनाव पे भी चर्चाएं चल रही हैं लगातार दोनों पार्टियों के अंदर, और अगर हम देखें भाजपा के अंदर दूसरी तरफ अगर हम देखें राज्यसभा चुनाव की भी जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और इस बीच अगर यहाँ पर बात की जाए उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर के, तो जो दावे जो वादे क्या सरकार की तरफ से जो किए गए थे चारधाम यात्रा की सुविधा को लेकर के, वो सुविधा क्या वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, चारधाम क्षेत्रों में सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई थी उसके ठीक विपरीत हमने देखा कि जो यात्रियों की संख्या है, श्रद्धालुओं की संख्या है, लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से हमने बद्री, केदार और तमाम यमुनोत्री, गंगोत्री धामों में देखा जो निर्धारित संख्या है उससे अधिक, यानी कि जो अनुमान होता है कि एक दिन में तकरीबन केदारनाथ की अगर बात करें तो 10,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा एक दिन में 13,000 14,000 और उससे ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे थे। जो आंकड़े यहाँ पर ज्ञानेंद्र तय किए गए थे उससे ज्यादा यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे थे। देखने वाली बात होगी कि अब उत्तराखंड सरकार जो है वो किस तरीके से अपनी व्यवस्थाएं और बेहतर करती है, जिससे कि श्रद्धालु को किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आप सभी का बहुत शुक्रिया रिपोर्टर्स लाइव में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए कि क्या क्या कुछ खबरें आज खास रहने वाली है और किन किन खबरों पर दिन भर नेटवर्क 10 की नजर रहने वाली है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।